रिपोर्टर डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट। और ये एडिटोरियल है दैनिक जागरण का। लिखिए, हरियाणा के नूंह जिले में हुई हिंसा ने हर संवेदनशील भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। यह अलग बात है कि जिस स्वरूप में चर्चा मणिपुर की हो रही है वैसी नूंह की नहीं। पहले से पुलिस द्वारा अनुमति प्राप्त और कई वर्षों से चलने वाली वार्षिक धार्मिक यात्रा को केंद्र बनाकर किए गए हमलों में अगर पुलिसकर्मियों को गोली मारी जाए, यात्रा में शामिल लोग कई घंटों तक चारों तरफ हो रही गोलीबारी एवं पत्थरबाजी के बीच मंदिर में छिपे रहने को विवश हों, रास्ता इस तरह जाम कर दिया जाए कि पुलिस बल आगे न जा सके और केंद्र को सुरक्षा बलों को ऐतराज करना पड़े, तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती। दरअसल नूंह के नल्हड़ स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद यात्रा गांव सिंगार की ओर जा रही थी। अचानक हमें खोलन मोड़ के पास लोगों के समूह ने पहले उसे घेरा और फिर पथराव करने के साथ गोलियां भी चलाई जाने लगी। इस बीच नूंह अनाज मंडी स्थित साइबर क्राइम थाने पर भी हमला कर दिया गया। जब थाने पर हमले हों और पुलिसकर्मियों को जान बचानी पड़े तो आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी, स्थिति कितनी विकट रही होगी, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यात्रा में शामिल करीब 2500 लोग मंदिर में छिपे गए और उन्हें घंटों वहीं बंद रहना पड़ा। चारों तरफ से गोलियां चल रही थीं, पत्थर बरसाए जा रहे थे, नारे लग रहे थे। कुछ देर बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने सोचा कि उपद्रव को तुरंत शांत कर लोगों को निकाला जा सकता है, लेकिन लगातार हमलावरों की संख्या और हमलों की तीक्ष्णता बढ़ती जा रही थी। बढ़ते खतरे को देख पुलिस ने लोगों को छोटे छोटे समूहों में निकालने का निर्णय लिया। पुलिस एक और कवर फायरिंग से इनका सामना करती रही, दूसरी ओर घेरे में लोगों को बाहर निकालती रही। वास्तव में यह राज्य के अंदर एक युद्ध की स्थिति थी। हमलावरों ने कई घंटों के लिए पूरी व्यवस्था को अपनी नियोजन हिंसा की गिरफ्त में ले लिया था। नूंह से लेकर चारों तरफ कई किलोमीटर तक अगर एक ही समान हमले, आगजनी, तोड़फोड़, गोलाबारी, पत्थरबाजी आदि हों तो निष्कर्ष निसंदेह इससे हरियाणा पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एक पक्ष की हिंसा को इतनी तैयारी थी और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, जबकि पुलिस ने अनुमति लेकर यात्रा निकाली गई थी। इसे सुरक्षा देना पुलिस का दायित्व था। घटना के बाद हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। हिंसक क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित रखने तथा उनके अंदर से भय निकालने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। वैसे पहले से ही शासन प्रशासन पर उस क्षेत्र में खतरे की अनदेखी करने का आरोप लगता रहा है। पूर्व में ऐसी अनेक छोटी छोटी घटनाएं हुई जो राज्य सरकारों को चेतावनी देने के लिए पर्याप्त थीं। लगता है जैसे पुलिस के लिए मेवाड़ क्षेत्र में चल रही मजहबी कट्टरपंथी गतिविधियों से कोई लेना देना ही नहीं रहा हो। अगर पहले से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो साजिश रचने वाले पकड़ में आ जाते एवं हथियार, पत्थर, डंडे आदि भी जब्त होते। हालांकि इससे देश में जड़ जमा चुके मजहबी कट्टरपंथ और दूसरे धर्मों के विरुद्ध हिंसा की तैयारी के सर्वप्रमुख पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या भारत में सामान्य धार्मिक उत्सव या यात्रा सुरक्षा घेरे में आयोजित होंगी? पुलिस नहीं हो तो क्या सामूहिक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं हो सकता? हमले केवल शोभा यात्रा तक तो सीमित नहीं रहे। कई किलोमीटर तक जगह जगह हुए हमले वाहनों को क्षतिग्रस्त करना, सड़कों को बाधित करना या धर्म स्थलों को निशाना बनाना आदि साबित करते हैं कि षड्यंत्रकारियों का लक्ष्य कुछ और था। यही है कि लंबे समय से इसकी तैयारी की गई थी। लोगों को प्रशिक्षित किया गया था, हर संभव संसाधन जुटाए गए थे। अंदर ही अंदर प्रचार तंत्र का उपयोग करते हुए जनसंपर्क हुआ होगा। अनेक स्थानों पर तैयारी बैठक हुई होंगी। लगता है हमलावरों ने तय कर लिया था कि कानून व्यवस्था का उनके लिए कोई मायने नहीं है। जो लोग इतने व्यापक क्षेत्र में हुए भीषण हमलों के लिए बजरंग दल के प्रांत गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर की वीडियो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वे आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या किसी की यात्रा में शामिल होने की घोषणा से लोगों को यात्रा, धर्म स्थलों, दुकानों, गाड़ियों आदि पर हमला करने, आग लगने का अधिकार मिल गया? मोनू यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ। अभी तक इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि प्रतिवर्ष निकलने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा में
किसी को उत्तेजित करने वाले नारे लगाए गए। अगर गुस्सा तत्कालिक था तो इतनी संख्या में छतों पर पत्थर, पेट्रोल बम, गोली चलाने वाले हथियार आदि कहाँ से आ गए? एक शोरूम से 100 से अधिक बाइक लोग लूट कर ले गए। इस दुस्साहस के बारे में क्या कहा जाए? क्या यह बिना तैयारी संभव था? यदि इसे भीड़ को हिंसा मान केवल कुछ लोगों को पकड़कर खाना पूर्ति की गई तो खतरा ज़्यादा बढ़ेगा। यह योजना बनाकर हमला करने का मामला है। ऐसे लोग किसी भी मजहब के हों, उन्हें सजा ना देने का अर्थ होगा ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। ऐसा नहीं होने से इसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। लोगों के गुस्से को खत्म करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस तरह के हमले और हिंसा की प्रवृत्ति देश के दूसरे राज्यों में भी दिख रही है। इसलिए छानबीन का दायित्व NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को दिया जाना चाहिए। पैरा सच सामने लाने का प्रयास। ज्ञानव्यापी परिसर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की ओर से वैज्ञानिक प्रशिक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया वह सत्य को सामने लाने में सहायक साबित होने वाला है। यह निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष को यह आभास हो जाए तो अच्छा कि वह बेवजह अदालतों का दरवाज़ा खटखटाकर सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश ही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह जो सवाल किया कि आखिर सर्वेक्षण के जरिए सच को सामने लाने में क्या परेशानी है, उस पर मुस्लिम पक्ष को निर्भीक ढंग से आत्मचिंतन करना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि उसने अयोध्या मामले में इसी तरह सच से मुंह मोड़ने की कोशिश की थी, उसके क्या परिणाम सामने आए। ज्ञानवापी परिसर के मामले में जो खुली आंखों से यह देखा समझा जा सकता है कि यहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज के उपलब्ध हैं जो देश के ही नहीं विदेश के लोगों ने भी लिखे। इनमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी हैं जो औरंगजेब के करीबियों ने लिखे और जिनमें यह कहा गया कि इस मुगल शासक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी करने का काम किया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के संदर्भ में अपना रुख साफ कर दिया है, तब मुस्लिम पक्ष को उस तरह की गलती करने से बचना चाहिए जैसी गलती उसने अयोध्या मामले में की। उचित तो यह होगा कि इस विवाद का समाधान उसी तरह से करने की कोशिश की जाए जैसा कि कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इतिहास की भूलों को सुधारने का काम आवश्यक है और इसके लिए स्वयं मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता भी इसी मत के हैं, लेकिन उन्हें बरगलाने की कोशिश करने वाले लोग और राजनीतिक दल सद्भाव से ऐसे मामलों का समाधान नहीं होने देना चाहते। आज़ादी के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण वाली वोट बैंक की राजनीति ने इस तरह के मामलों को सुलह और सहमति से हल करने में रोड़े ही अटकाए हैं। ज्ञानवापी के पुरातात्विक सर्वेक्षण से वैसे ही सच सामने आ सकते हैं जैसे अयोध्या में सामने आए थे। ज्ञानवापी का सच सामने लाने की कोशिश गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात नहीं, बल्कि इतिहास की भूल को देर से ही सही सुधारने की एक पहल है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि धर्म स्थल कानून ज्ञानवापी जैसे मामलों में सच उजागर करने में बाधक नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ज्ञानवापी जैसा मामला अकेला नहीं है। इन मामलों के संदर्भ में सच से मुंह मोड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि यह एक सत्य है कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत में बड़े पैमाने पर मंदिर को ध्वस्त किया। ऐसे स्थल जो ये साफ तौर पर इंगित करते हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वे हिंदू समाज की आत्मा को कचोटते